हेलो एंड वेलकम टू द नेक्स्ट क्लासेस। माय नेम इज मुकेश वर्मा और आप देख रहे हैं वर्ल्ड अफेयर सीरीज़ की 4th वीडियो। तो आज 9 सितंबर है। तो आज हम देखेंगे तालिबान में क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं और अफ़गानिस्तान में जो तालिबान ने कैप्चर कर लिया था कुछ दिन पहले, बहुत ही ज़्यादा लड़ाइयाँ हुई, बहुत से ज़्यादा लोगों की जान चली गई। उसके बाद धीरे धीरे काबुल एयरपोर्ट पे आप लोगों को मैंने वीडियो के माध्यम से बताया था कि काबुल एयरपोर्ट पे कितनी ज़्यादा हत्याएं हुई, कितने ज़्यादा बम ब्लास्ट हुए और इसमें कहीं ना कहीं अमेरिका का भी बहुत बड़ा हाथ था। अमेरिका के खुद सैनिक मारे गए थे, फिर भी इतना ज़्यादा उस पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि पिछले 20 सालों से अमेरिका अफ़गानिस्तान में था। उसने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बनाया वहाँ से, अफ़गानिस्तान से। उसके बाद अचानक से अफ़गानिस्तान को अपने पैर पे छोड़ के चला गया। लेकिन यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि अफ़गानिस्तान अब सिचुएशन कैसे हैंडल कर रहा है। ठीक है, तो अफ़गानिस्तान में सारे लोग इधर उधर भाग रहे हैं और तालिबान पूरी तरह से कैप्चर कर लिया है। एक्चुअली पूरी तरह से कैप्चर नहीं किया है, उसमें कई सारे और आतंकवादी गिरोह के लोग आ गए हैं, जैसे अलकायदा हो गया और आईसिस भी हो गया। आईसिस भी कुछ दिन पहले अभी काबुल एयरपोर्ट पे हमला किया था। ठीक है, तो आइए हम सारा ये सिनेरियो और सारा मैटर ये समझते हैं कि क्या आखिर क्या दिक्कतें चल रही हैं। और पंजशीर वैली जो है, जिसे बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल जोन माना जा रहा है इस समय, क्योंकि सारी लड़ाइयाँ इस समय वहीं चल रही हैं। 2 फ्रंट वार जो छिड़ा हुआ है, जिसमें पाकिस्तान भी अब कूद पड़ा है। तो आइए वो मैटर समझते हैं क्या है। तो फ्रेंड्स, अगर पंजशीर की बात करें तो पंजशीर 5 शेरों की गाथाओं से जुड़ा हुआ है। पंजशीर में जो वहाँ के नॉर्दर्न अलायंस के जो प्रेसिडेंट हैं या उनके जो मुखिया हैं, अहमद मसूद नाम है उनका, और वो लगातार कंसिस्टेंटली लड़ते जा रहे हैं तालिबान से और वो पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो बस एक ऐसा ही इलाका है जो तालिबान से लोहा ले रहा है, वो है पंजशीर। तो लेकिन पंजशीर अभी 2 फ्रंट वार झेल रहा है क्योंकि इसमें कई सारे ग्रुप्स आ गए हैं अभी लड़ाई करने के लिए। जैसे कि इसमें पाकिस्तान भी अपने ड्रोन्स और कुछ एयर फोर्सेस की जो लड़ाकू विमान है वो उतार दिया है। आप लोग कुछ दिनों से न्यूज़ में देख रहे होंगे कि पाकिस्तान की एक्टिविटी ज़्यादा बढ़ गई है पंजशीर इलाके में, क्योंकि पाकिस्तान कहीं ना कहीं ये चाहता है कि उसके लोग वहाँ पे सत्ता में हो। तो ये सब चीज़ें हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा है। अभी एक आप आर्टिकल देख रहे होंगे जिसमें अमरुल्ला सालेह हैं, जो अफगानिस्तान के फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट थे। इन्होंने अपने एक लेटर लिखा है यूएन को। इसमें इन्होंने बताया है कि कितना ज़्यादा मुश्किल हो रहा है यहाँ पे रहना। पंजशीर में ये है अभी अहमद मसूद के साथ रहकर लड़ाई में उनका साथ दे रहे हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इन्हें क्यों ये खत लिखना पड़ा। तालिबान की इतनी हरकतों से तंग आके इन्होंने एक लेटर लिखा है यूएन को, क्योंकि आफ्टर ऑल यूएन ही अब चीज़ों को शांत कर सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं यूएन भी शांत है क्योंकि वो जानता है कोई भी देश इसमें इन्वॉल्व होना नहीं जा रही है। बड़े बड़े देश, अमेरिका हो गया, यहाँ तक कि इंडिया खुद इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहता है। और इन्होंने जीनोसाइड पे लिखा है कि यहाँ पे बहुत मास किलिंग हो रही है और बहुत ज़्यादा मात्रा में लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है इधर से उधर और कत्लेआम हो रहे हैं, लड़कियों को उठा ले जाते हैं ये लोग। तो ये सब चीज़ें हैं। आप देखते हैं कि जो यूएन है वो 9 दिसंबर को एक तरह से जीनोसाइड डे मनाता है, जिसमें वो शांति मनाता है जीनोसाइड को लेकर। तो ये सब चीज़ें ठीक नहीं है कि आप एक तरह से जीनोसाइड को लेके शांति मना रहे हो, शांति दिवस मना रहे हो, और दूसरी तरफ अगर आप कोई प्रॉब्लम में है, कोई कंट्री अगर इसे फेस कर रहा है जीनोसाइड को, तो आप उसकी मदद भी नहीं कर रहे हो। तो ये एक यूएन की एक तरह से कमी है, खामियां है इसमें। ठीक है, जिसे इम्प्रूव होना चाहिए। तो अभी हम अगले स्लाइड में देखेंगे कि और चीज़ें क्लियर करेंगे कि इन्होंने अपने उस खत में क्या लिखा है। तो उस लेटर में इन्होंने यूएन को लिखा है कि अपील किया इन्होंने कि आप सपोर्ट करिए जो वहाँ की पॉपुलेशन है, जो इंटरनली डिस्प्लेस्ड हो गई हैं वहाँ के पर्सन, उनको आप सपोर्ट करें। ठीक है, और कहीं ना कहीं इसमें यूएस के जो फोर्सेस हैं और जो उनके सोफिस्टिकेटेड वेपन्स थे, उनकी मदद से ये तालिबान इनके ऊपर अटैक कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिम्मेदार यूएस भी है और अदर ग्रुप्स हैं नेटो के, जो कि इन सब चीज़ों का बढ़ावा दे रहे हैं। तो इन्हें ये समझना चाहिए कि जो जेनोसाइड हो रहा है उसको रोका जा सकता है। बाकी बाद में अफसोस करके कोई फ़ायदा नहीं होना है। हम उस पर कितना बात कर लें, लेकिन उन चीज़ों को हम लोग वापस नहीं कर सकते बाद में। तो बस यही सब बातें हैं। तो अभी हम देखते हैं पंजशीर एक ऐसा इकलौता इलाका है जो अभी इतनी सारे संघर्ष झेल रहा है। ठीक है, तो अभी हम पंजशीर का लोकेशन देखते हैं अगले स्लाइड में। तो आप लोग इसमें पंजशीर देख सकते हैं, कितना छोटा सा इलाका है, काबुल के पास में है। तो यहाँ पे जो तालिबान है इनका इन्फ्लुएंस धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, लेकिन एक रेजिस्टेंस के तौर पे यहाँ पे 3 लोग सामने आते हैं। जैसे अमरुल्ला सालेह हैं,
ये वाइस प्रेसिडेंट हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं नहीं, वाइस प्रेसिडेंट थे। और बिस्मिल्लाह मोहम्मद जो एक्स डिफेंस मिनिस्टर थे वहाँ के, अफ़गानिस्तान के। और उसके बाद अहमद मसूद जो कि बेटे हैं किसके, अहमद शाह मसूद के। तो अहमद शाह मसूद जो थे वो यहीं से थे, लेकिन अभी वो नहीं है फ़िलहाल। तो जो वो लीडर थे किसके, नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट के लीडर थे। ठीक है, तो नॉर्दर्न अलायंस में अभी 3-4 लोग हैं जिन्होंने पंजशीर वैली में अपना झंडा फहराया था, और वहाँ तब से तालिबान से लोहा ले रहे हैं ये लोग। और तालिबान क्या कहता है कि तालिबान धीरे धीरे चीज़ों को सराउंड कर रहा है, घेर रहा है, और एक सर्कल बना रहा है ताकि चीज़ों को, पंजशीर वैली के लड़ाकों को घेरा जा सके। ठीक है, तो यहाँ पे दुनिया को देखना चाहिए कि अकेले पंजशीर वैली में अहमद मसूद कितना बड़ा संघर्ष छेड़ रखे हैं, और इसमें दुनिया को, बड़े बड़े कंट्रीज़ को देखना नहीं चाहिए, इसमें साथ देना चाहिए मुसीबत की घड़ी में। क्योंकि आप अगर अभी साथ देंगे तो चीज़ों को बचा सकते हैं, अदरवाइज़ जब चीज़ें नहीं होंगी तो आप बस एक अफसोस दिखा सकते हैं, आप सद्भावना, सहानुभूति दिखा सकते हैं, अदरवाइज़ बाकी आप चीज़ों को वापस नहीं कर सकते। अगर मर गए लोग, मरे हुए लोगों को कोई वापस तो ला नहीं सकता है। तो यही सब चीज़ें हैं, आप अभी सही कर लीजिए, बाद में बातें करने के लिए बहुत कुछ रहेगा। ठीक है, तो अभी इन्वेजन के बारे में बात कर लेते हैं। इन्वेजन के बारे में अगर बात करें, अमरुल्लाह साले ने एक स्टेटमेंट में बोला है कि वी आर मैनेजिंग द सिचुएशन, वी आर अंडर इन्वेजन ऑफ तालिबान इन पाकिस्तान एंड अलकायदा एंड अंडर द टेररिस्ट ग्रुप्स। तो आप देख सकते हैं कि इसमें हर जगह पाकिस्तान का जिक्र हो रहा है। क्यों? क्योंकि हकीकत में पाकिस्तान बहुत ज़्यादा मुसीबत दे रहा है इनको, बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहा है। अभी अलकायदा भी बीच में आता है। ठीक है, उसके बाद अलग टेररिस्ट ग्रुप है जैसे ISIS है। ठीक है, और तालिबान के तो लोग इतने हैं ही। ठीक है, इसमें एक और ग्रुप का नाम आ रहा है जिसे पाकिस्तान चाह रहा है कि वहाँ उनका सरकार बने। ठीक है, तो इसमें एक हक्कानी नेटवर्क्स हैं, तो उनका नाम भी आ रहा है। हक्कानी नेटवर्क कौन है? तो हक्कानी नेटवर्क पाकिस्तान जो एक मदरसा है वहाँ के लोग हैं, वो उन्हें हक्कानी नेटवर्क्स बोलते हैं। हक्कानी नेटवर्क में 5,000 से 15,000 लोग उसमें हैं जो वहाँ पे सरकार बनाना चाहते हैं। हक्कानी नेटवर्क जो है उससे US तक प्रॉब्लम में रहता है। US भी नहीं चाहता है कि हक्कानी नेटवर्क के लोग वहाँ पे सत्ता में आए, क्योंकि US को खुद उससे प्रॉब्लम है इतनी सारी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जा रही हैं। अभी आगे आप देखेंगे एक ऑडियो क्लिप में जिसमें अहमद मसूद ने अपना स्टेटमेंट दिया है कल ही, कि वहाँ पे जो दिक्कतें चल रही हैं उसके बारे में, और जिनका पर्दाफाश किया है उन लोगों के बारे में उन्होंने बताया है। तो आप खुद ही सुन लीजिए वो क्या कहना चाह रहे हैं, और पूरी दुनिया से मदद मांग रहे हैं, लेकिन कोई मदद करने के लिए अभी आगे नहीं आ रहा है। हिंदुस्तान को भी सोचना चाहिए कि उनकी, हाँ, सामने से तो मदद नहीं कर सकते, लेकिन चीज़ों को बैकफुट से लड़ सकते हैं, बैकफुट से मदद कर सकते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ कंट्री ऐसी हैं जो चाहती हैं कि सामने से आके मदद ना करें, लेकिन पीछे से तो मदद कर सकते हैं। तो चीज़ों को देखना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि आज जितनी बड़ी मुसीबत है, अगर आज हम मदद करते हैं तो वो हमेशा हमारा साथी बना रहेगा और हमेशा हमारा साथ दे सकता है। ठीक है, तो एक इंसानियत के तहत हमें काम करना चाहिए। ठीक है, अभी कुछ कंट्री सामने आई हैं मदद के लिए, लेकिन उतनी खुल के सामने नहीं आ रही हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि बड़े बड़े कंट्री इसमें इन्वॉल्व हैं, तो इस वजह से वो सामने नहीं आ रहे हैं। तो अभी आप वो रिपोर्ट देखिए और सुनिए अहमद मसूद की बात, वो क्या कहना चाह रहे हैं। و چه مثل هموطنان ما که در بیرون با تظاهرات صدای بر حق مردم ما در بیرون شدن. ما با شماستیم و از شما تشکری میکنیم و در کنارتان استاد میشیم. و خواهش ما است که هر برادر و خواهر ما در هر گوشه ای وطن که هست به هر شکلی که میتونه به خاطر نجات وطن از او تصویری که پیشتر گفته شد به پا خیزه، استاد شوه، قیام بکنه و مقاومت بکنه. کسانی که به شکل مبارزه مسلحانه میتونن ما در کنارشان حضور داریم. کسانی که تظاهرات میکنن ما صدایشان میشیم و در کنارشان هستیم و از اونها حمایت میکنیم و به خاطر نجات وطن تا آخرین لحظه در کنارشان حضور میداشته باشیم. صحبت دومم با جامعه جهانی است که متاسفانه با ایجاد فرصت غلط و طالبها، ایجاد دادن فرصت سیاسی باعث شد که اونا هم جرأت سیاسی. आप लोगों ने सुना होगा अहमद मसूद का क्या कहना है। उन्होंने
पूरी तरह से खुल के दुनिया से मदद मांगा है और दुनिया को ये बताया भी है सारी कंट्री क्यों चुप है और क्या चाहती हैं, क्योंकि आज की डेट में सबको पता है कि क्या चल रहा है अफ़गानिस्तान में, ठीक है। लेकिन सिर्फ जानना ही ज़रूरी नहीं है, उस पर वर्क करना भी ज़रूरी होता है, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि तालिबान का रिएक्शन क्या है पंजशीर पे, उसका क्या कहना है। तालिबान दावा करता है कि पंजशीर के ज़्यादातर हिस्सों पे वो कब्जा कर चुका है और उनका दावा ये भी है कि अमरुल्ला साले जहाँ रहते हैं उस जगह का उन्हें पता चल गया है। वो अमरुल्ला साले के जो हेलीकॉप्टर है उनको भी अपने कब्जे में लेने का दावा कर रहे हैं, ठीक है। तो ये उनका ऐसा दावा है। अब सच्चाई क्या है वो कोई नहीं जानता है, क्योंकि वहाँ इस समय कोई मीडिया रिपोर्टर कोई नहीं जा पा रहा है, क्योंकि वहाँ पे भीषण लड़ाई चल रही है। उसके बाद लोग का ये भी कहना है कि वो कुछ ही घंटों में या कुछ ही दिन में वो पंजशीर पे पूरी तरह से कब्जा कर लेंगे। तो एक रिपोर्ट के जरिए आप देखेंगे कि ये सब कैसे हो रही हैं चीज़ें वहाँ पे। तो आप लोगों ने वीडियो देखा, आप लोग समझ सकते हैं अपने दिमाग से कि वहाँ पे क्या माहौल है और क्या चल रहा है, ठीक है, कितनी मुसीबत में वहाँ के लोग हैं। तो आप समझिए कितना प्रॉब्लम वहाँ लोग झेल रहे हैं। अभी हाल ही में ISI का जो चीफ था फैज़ हमीद, वो गया हुआ है अफ़गानिस्तान में और वो चाहता है कि पाकिस्तान के जो लोग हैं जैसे हक्कानी ग्रुप्स, हक्कानी नेटवर्क के लोग हैं वो बने। तो हक्कानी नेटवर्क बहुत ही बड़ा आतंकवादी संगठन है, ठीक है, जो कि एक मदरसे में रहने वाला ग्रुप है। लगभग उनकी संख्या 5,000 से 15,000 के आसपास है। तो वो लोग वहाँ के चीफ बनने जा रहे हैं। अब सोच लो कि वहाँ पे सत्ता कैसी होगी, कैसा चलेगा, दिन रात तो गोलियां ही चलनी है वहाँ पे। चीफ है यहाँ का ISI का, वो अफ़गानिस्तान गया हुआ है, ठीक है, और वो ये कहता है कि यहाँ पे वो सरकार बनाने में मदद कर रहा है। बुरी बात है कि अब पाकिस्तान के लोग अपने यहाँ तो खुद तो सरकार संभल नहीं पाती इनसे, और दूसरे लोग को, दूसरे देश का सरकार ये बनाएंगे, ठीक है। अब आप लोग समझ सकते हो कितना बुरा कंडीशन है वहाँ पे, कितनी वर्स्ट कंडीशन है। कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत रॉन्ग वे में जा रही हैं, ठीक है, और इसमें बड़े बड़े कंट्रीज़ चुपचाप अपनी नज़र बनाए रखे हैं और सही मौके का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो अपना हाथ साफ कर पाए यहाँ पे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बना पाए। अब इंडिया के लिए इतनी बड़ी मुसीबत आने वाली है, क्योंकि अफ़गानिस्तान में अगर तालिबान का सरकार बनता है फिर भी इंडिया को नुकसान है, क्योंकि वो तालिबान आज नहीं तो कल वो जम्मू कश्मीर के मुद्दे को उठाएंगे UN में या कहीं भी, ठीक है। और उसके बाद अगर हक्कानी नेटवर्क बन जाता है तब तो पूरा पाकिस्तान का ही वो पूरा मतलब सरगना है और पाकिस्तान के ही लोग हैं वो लोग। उसमें इंडिया को काफ़ी नुकसान हो सकता है। बहुत बड़े बड़े बिजनेस वहाँ पे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, बड़े बड़े काम चल रहे हैं वहाँ पे अफ़गानिस्तान में। उससे हम लोग को बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक का लॉस होगा और चीज़ें बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त हो जाएंगी, जिन्हें संभालने में बहुत ज़्यादा टाइम ख़त्म हो जाएगा। अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा हमारे यहाँ की कितनी ज़्यादा रेस्क्यू टीम गई हुई थी और वहाँ से कितने ज़्यादा इवैक्यूएशन करवाया उन्होंने। अभी तो वहाँ पे लमसम कुछ ही लोग बचे होंगे जिन्हें आना बाकी है। खैर सारे देश अपने अपने लोगों को ले जा चुकी, लेकिन क्या उन लोगों के बारे में किसी ने सोचा जो वहाँ पे रह गए हैं, ठीक है, और डेली ये उनका अत्याचार सह रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम, उनका दिक्कत समझेगा। यहाँ तक कि UN भी यहाँ तक चुप देख रहा है, बस उसे कुछ नहीं करना है, बस देखते ही जा रहा है। अभी बाद में बस पीस कर लेगा, पीस डे मना लेगा, उससे क्या होना है? पीस मनाने से क्या होता है? शांति दिवस मनाने से कुछ नहीं होगा। हमें मिलकर काम करना चाहिए और UN को भी आगे आना चाहिए और सारे कंट्रीज़ की मीटिंग बैठा के और इस पे काम करना चाहिए। बस आप लोगों ने समझा होगा चीज़ें कैसी हैं, क्या है, ठीक है। आप लोग अपना सुझाव कमेंट सेक्शन में दीजिए। इंडिया का स्टैंड क्या होना चाहिए, अभी इसमें क्या क्या कर सकता है इस मामले पे, ठीक है। बस आज के लिए दोस्तों इतना ही, और आगे हम लोग वीडियोज़ में जितनी आगे आती रहेंगी उन्हें देखते रहें और समझते रहेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए चैनल को, और कमेंट सेक्शन में बताइए और चीज़ों को हम लोग आसान करेंगे, ठीक है। तो आप लोग को आज का वीडियो आई होप समझ आया होगा और आप लोग ऐसे ही जुड़ते रहिए। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।